हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे इम्यूनाइजेशन के बारे में। इम्यूनाइजेशन क्या होता है और किस तरीके से इसका रखरखाव, प्रिकॉशंस और कंट्रोल होता है, उसके बारे में डीपली बात करेंगे। यह आपके इम्यूनाइजेशन का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं इम्यूनाइजेशन। देखिए, बात करेंगे इम्यूनाइजेशन इन द कम्युनिटी के बारे में। तो टीकाकरण एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य संक्रमण रोगों से बचाव करना है। यह प्रक्रिया शरीर में कृत्रिम रूप से प्रतिरक्षा इम्यूनिटी उत्पन्न करती है ताकि व्यक्ति भविष्य में होने वाले संक्रमण से सुरक्षित रह सके। समुदाय में टीकाकरण करने से न केवल व्यक्तिगत सुरक्षा मिलती है बल्कि संपूर्ण समाज में रोगों से बचाया जा सकता है। मतलब कि टीकाकरण क्या होता है, एक सार्वजनिक इम्यूनिटी कृत्रिम को बूस्ट करने के लिए टीकाकरण होता है। और ये टीकाकरण करने से हमारी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है और बहुत सारे रोगों से हमें प्रिवेंशन मिल जाता है, बहुत सारे रोगों से हमें बचाव मिल जाता है। इसके लिए हम इम्यूनाइजेशन कराते हैं। और कम्युनिटी में इम्यूनाइजेशन कराने का जो मतलब होता है वो होता है कि आप जो है कम्युनिटी में अगर इम्यूनाइजेशन करा रहे हैं तो उससे कम्युनिटी में कोई भी रोग नहीं फैलेगा। आपकी कम्युनिटी जो है किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से या बीमारी से प्रिवेंट रहेगी। ये आपको यहाँ पे लाभ मिलता है। अगर आपकी कम्युनिटी स्वस्थ रहेगी, अच्छी रहेगी, रोग फ्री रहेगी, तो आपको भी जो है इस चीज़ का लाभ मिलेगा। आपके आसपास का एरिया हेल्दी रहेगा। इसके बाद देखिए, बात करेंगे टीकाकरण की डेफिनेशन के बारे में। अगर बात करें तो टीकाकरण वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति को रोगजनक सूक्ष्मजीवों, पैथोजेंस या उनके निष्क्रिय रूप, किल्ड और एटीन्यूएटेड फॉर्म के माध्यम से प्रतिरक्षा विकसित की जाती है ताकि भविष्य में होने वाले संक्रमण से बचाव हो सके। तो बेसिकली आपकी जो इम्यूनाइजेशन होता है, जो कम्युनिटी होती है, वो आपके वैक्सीन जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं: लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन, किल्ड एटीन्यूएटेड वैक्सीन और टॉक्साइड एटीन्यूएटेड वैक्सीन। तो जो लाइव बैक्टीरिया होते हैं उनकी जो क्षमता है उसको कम करके प्रोड्यूस किया जाता है। जो किल्ड वैक्सीन होती है उसको उसके बैक्टीरिया को किल करके शरीर में इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और जो टॉक्सिक होते हैं वो जहर को मारने का काम करते हैं, टॉक्सिक एजेंट से लड़ने में हेल्प करते हैं। इस तरीके से आपकी वैक्सीन का जो है वो डिफ्रेंशिएशन होता है। तो 3 तरीके की आपकी वैक्सीन होती है। इसके बाद देखिए, बात करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ वैक्सीन की। वैक्सीन के ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो संक्रमण रोगों से समुदाय की रक्षा करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन और संक्रमण से कम्युनिटी की रक्षा की जा सके। इसके बाद मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर या रोग मृत्यु दर, मतलब अगर कोई इंसान किसी भी रोग की वजह से किल हो रहा है, उसकी कम्युनिटी मर रही है या फिर डेथ हो रही है, तो उस चीज़ से, मॉर्बिडिटी से उसमें हेल्प मिल सके, इस चीज़ का हम ध्यान रखते हैं। मतलब किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से अगर कम्युनिटी में कोई भी जानलेवा बीमारी फैल रही है तो उससे हमें हेल्प मिल सके, इसलिए हम इसको करते हैं। इसके बाद देखिए सभी बच्चों, गर्भवती महिलाओं और जोखिम वाले व्यक्तियों को सुरक्षित करना, ये इसका मेन मोटिव होता है। रोगों के प्रसार को रोकना, हर्ड इम्यूनिटी विकसित करना, ये इसका मेन रीजन होता है। और ऑब्जेक्टिव होता है टीकाकरण के माध्यम से रोग उन्मूलन, ठीक है, इरेडिकेशंस या नियंत्रण, कंट्रोल करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। मतलब टीकाकरण से क्या करेंगे आप, जो आपकी कम्युनिटी होगी उसकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगे। उसके बाद टीकाकरण से आप बच्चों में और गर्भवती महिलाओं में होने वाली जो जोखिम बीमारियां होती हैं, जो खतरनाक बीमारियां होती हैं, उनसे प्रिवेंट करेंगे। इसके बाद आपकी हर्ड इम्यूनिटी जो होगी, आपकी आर्टिफिशियल इम्यूनिटी जो होगी और पैसिव एक्टिव इम्यूनिटी जो होगी वो इससे बूस्ट होगी। और आप किसी भी प्रकार का इरेडिकेशन कर सकते हैं। बीमारी का इरेडिकेशन मतलब ख़त्म कर सकते हैं, उसका बैक्टीरिया आप अपने कम्युनिटी से ख़त्म कर सकते हैं। आपकी कम्युनिटी में वो बैक्टीरिया नहीं पाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद कंट्रोल कर सकते हैं, किसी भी बीमारी को आसानी से कंट्रोल भी आप इसमें कर सकते हैं। और ये सब काम करके आप ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये ऑब्जेक्टिव होते हैं आपके इम्यूनाइजेशन के। और ये इन कंपोनेंट्स पे काम करता है आपका इम्यूनाइजेशन। और इन कंपोनेंट्स पे काम करके ये किसी भी कम्युनिटी को जानलेवा बीमारी होने से बचा सकता है या फिर उसको इरेडिकेट कर सकता है, मतलब उस कम्युनिटी से ख़त्म कर सकता है परमानेंटली। तो ये इसके कुछ मेन ऑब्जेक्टिव रहेंगे। इसके बाद देखिए, बात करेंगे ऑब्जेक्टिव के बाद आपके टाइप्स के बारे में। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिटी के बारे में। तो टाइप्स की जब हम बात करेंगे तो देखिए, सबसे पहले रूटीन इम्यूनाइजेशन होगा, ठीक है। रूटीन इम्यूनाइजेशन में क्या होगा, जन्म से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों का
जो टीकाकरण होता है, जिसके लिए कार्ड बनाया जाता है, उसको रूटीन इम्यूनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, यह बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य होता है, मतलब ये सारे बच्चों को लगाना बहुत ज़्यादा कंपलसरी होता है। और गवर्नमेंट ये सारे टीके जो होती है, ये इम्यूनाइजेशन जो होती है बिल्कुल फ्री कराती है, तो इसको आप रूटीन कहेंगे। इसके बाद होता है आपका स्पेशल इम्यूनाइजेशन कैटेगरी। ठीक है, स्पेशल इम्यूनाइजेशन में जैसे कि पल्स पोलियो हो गया, पल्स पोलियो अभियान, ये मिशन इंद्रधनुष हो गया, ये आपके स्पेशल कुछ इम्यूनाइजेशन शेड्यूल होते हैं, जिसके अंतर्गत जो बच्चे आपके छूट जाते हैं इम्यूनाइजेशन, जिसको नहीं हो पाता है, तो डोर टू डोर जाके हमारे हेल्थ वर्कर ये इम्यूनाइजेशन जो है वो प्रोवाइड कराते हैं। इसके बाद आपका होता है इमरजेंसी इम्यूनाइजेशन, आपातकालीन टीकाकरण। इस टीकाकरण में महामारी या संक्रमण फैलने की स्थिति में किया गया कोई भी टीकाकरण जो है, जैसे कोविड-19 हुआ, तो वो आपका किस में आएगा, इमरजेंसी में आएगा। मतलब जो इमरजेंसी बेसिस पे किया जाए, जिससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है आपकी कम्युनिटी में फैले, उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए अगर कोई भी टीकाकरण अभियान सडनली चलाया जाता है या फिर बिना किसी प्लान के चलाया जाता है, उसको हम इमरजेंसी इम्यूनाइजेशन कहते हैं। इसके बाद आता है देखिए बूस्टर इम्यूनाइजेशन। बूस्टर इम्यूनाइजेशन जो होता है उसको अंतराल टीकाकरण कहते हैं। प्रतिरक्षा को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए, ठीक है, आपकी इम्यूनिटी को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए आपको वैक्सीनेशन की बूस्ट डोज दी जाती है, मतलब लास्ट डोज दी जाती है, और ये आपका बूस्ट टीकाकरण, ये बूस्ट इम्यूनाइजेशन कहलाता है। तो ये आपके कुछ टाइप्स होते हैं, रूटीन इम्यूनाइजेशन, स्पेशल इम्यूनाइजेशन एंड आपका इमरजेंसी इम्यूनाइजेशन और बूस्टर इम्यूनाइजेशन। ये आपके टाइप ऑफ कम्युनिटी के इम्यूनाइजेशन शेड्यूल हैं। अब बात करेंगे इम्यूनाइजेशन शेड्यूल की क्विकली। तो देखिए जो वैक्सीन होती है जो जन्म के समय दी जाती है, BCG, OPV और हेपेटाइटिस बी की 0 डोज आपको बच्चा को पैदा होते ही, जन्म होते ही दे दी जाती है। इसके बाद 6 सप्ताह पर, मतलब 1.5 महीने पर DPT फर्स्ट, OPV फर्स्ट, हेपेटाइटिस बी फर्स्ट और HIV हिप फर्स्ट का वैक्सीनेशन दिया जाता है। इसके बाद 10 हफ्ते पर, मतलब 2.5 महीने पर OPV सेकेंड आपका, इसके बाद DPT सेकेंड और हिप सेकेंड का वैक्सीन दिया जाता है। 14 सप्ताह पर आपका DPT थर्ड, OPV थर्ड और हेपेटाइटिस बी का थर्ड और हिप का थर्ड डोज दिया जाता है। इसके बाद 9 मंथ पर आप देंगे मीजल्स और विटामिन ए का डोज। विटामिन ए का डोज ओरल देते हैं, मीजल्स जो है वो आपको ओरल नहीं देना होता है, IM देना होता है। इसके बाद 16 to 24 माह पर आप देंगे बूस्टर डोज DPT की, OPV की और मीजल्स की। 5 साल पर आप DT OPV बूस्टर डोज देंगे और 10 से 16 साल पर आप TT और TD का इंजेक्शन इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग देते हैं। तो ये आपका पूरा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है। इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट जो है वो बच्चों को ये हेल्प करती है इम्यूनाइज करने में, और ये सारी इम्यूनिटी जो होती है वो बच्चों को बूस्ट करती है उसकी इम्यूनिटी को, और ये गवर्नमेंट के द्वारा बिल्कुल फ्री दिया जाता है। इसके बाद देखिए बात करेंगे इम्यूनाइजेशन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। तो प्रेग्नेंट वुमेन को जो इम्यूनाइजेशन होता है उसमें TT फर्स्ट दिया जाता है, पहला टीका, और ये टीका जो होता है गर्भावस्था के 12 से 16वें सप्ताह के बीच में ही दे दिया जाता है। मतलब ये पहले ट्राइमेस्टर में आपको TT फर्स्ट का टीका दे दिया जाता है। सेकंड TT का जो टीका होता है, दूसरा टीका, वो पहले टीके के ठीक 4 हफ्ते बाद लगाया जाता है। मतलब जब आपने TT का पहला टीका गर्भवती महिला को दिया है तो उसके ठीक 1 महीने बाद आप उसको सेकंड टीका भी लगाएंगे। उसके बाद बूस्टर TT, यदि पिछली गर्भावस्था में पूर्ण टीकाकरण हुआ हो तो केवल 1 टीका पर्याप्त होता है। मतलब अगर 2 या 3 साल में अगर उसको दोबारा से कंसीव हो गया, दोबारा उसने प्रेगनेंसी को कंसीव किया है और उससे पहले उसको 2 डोज लगी थी पहली प्रेगनेंसी में, तो दूसरी प्रेगनेंसी में 2 डोज लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, केवल बूस्टर डोज TT का दिया जाता है। मतलब TT का एक ही टीका प्रेग्नेंट वुमेन को सेकेंड डिलीवरी में लगाया जाता है। इसके बाद देखिए बात करेंगे रोल ऑफ हेल्थ वर्कर्स इन कम्युनिटी इम्यूनाइजेशन के बारे में। ठीक है, हेल्थ वर्कर का कम्युनिटी में इम्यूनाइजेशन में क्या रोल होता है। तो टीकाकरण के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना, मतलब कम्युनिटी में ये बताना कि टीकाकरण का क्या उपयोग होता है, क्यों दिया जाता है, कब कब दिया जाता है, गवर्नमेंट फ्री दे रही है या फिर ये आपका क्या कहते हैं, ये या फिर चार्जेबल होता है, इन सब के बारे में जानकारी देना, और टीका लगाने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या क्या नुकसान होते हैं, ये सारी चीज़ें जानकारी देना हेल्थ वर्कर का काम होता है कम्युनिटी के अंदर।
इसके बाद बात करेंगे जो माताओं को टीकाकरण की तारीख और टीके की जानकारी देना, मतलब ड्यू लिस्ट तैयार करना। अब क्या होगा कि हमारी जो कम्युनिटी होगी उसको नहीं पता होगा कि टीकाकरण कब लगाया जाता है, कब कब देना है, कब नहीं देना, कौन सा देना है, कौन सा नहीं देना है। तो उनको ये प्रॉपर जानकारी देना कि उनको टीका कब लगाना है, कब उनको टीका लगाने के लिए आना है, कौन कौन से टीके उनको लगाने हैं, कब लगाने हैं, कितने लगाने हैं, इन सब की जानकारी देना कम्युनिटी में हमारे हेल्थ वर्कर का काम होता है। इसके बाद है आपका कोल्ड चेन का रखरखाव सुरक्षित करना, मतलब जो टीका है उसका कोल्ड चेन जो होता है, उसका टेम्परेचर जो होता है उसको मेंटेन रखना, और उसका टेम्परेचर जो होता है वो ख़राब ना हो, जो दवाई को, मेडिसिन को ख़राब ना कर दे। तो उसका रखरखाव का काम भी हमारे हेल्थ वर्कर का ही होता है। उसके लिए उसे आइस पैक, फ्रीज या वॉक इन कूलर या डार्क प्लेस में मेडिसिन को रखना होता है, जिससे कि मेडिसिन जो है वो ख़राब ना हो जाए। तो ये भी आपके हेल्थ वर्कर का और एएनएम का ही काम होता है। इसके बाद टीकाकरण के बाद होने वाले सामान्य दुष्प्रभावों की पहचान करना और देखभाल करना, मतलब अगर टीका लगाने से कोई भी दिक्कत हो रही है, कोई रिएक्शन हो रहा है, कोई भी ऐसा दिख रहा है जो टीका लगाने के बाद बच्चे को हुआ है या शुरू हुआ है, फीवर आना, रेडनेस होना, एलर्जी होना, बच्चों को सांस लेने में कठिनाई होना, तो इन सब की जानकारी भी जो हेल्थ वर्कर होता है वो हमारी कम्युनिटी में देते हैं कि अगर ऐसी कोई भी कंडीशन है तो उस कंडीशन में पेशेंट को क्या करना है, कहाँ जाना है, किससे हेल्प लेनी है, कैसी हेल्प लेनी है, इन सब के बारे में जानकारी देना भी एएनएम का ही काम होता है। उसके बाद देखिए, हर बच्चे का टीकाकरण कार्ड, इम्यूनाइजेशन कार्ड की सही रखरखाव करना, ये भी हमारे हेल्थ वर्कर का ही काम होगा कि मतलब जो आपने टीका बच्चे को लगाया है तो उसके लिए कार्ड बनाना और वो कार्ड में एंट्री करना है, एंड पेशेंट को बताना है कि नेक्स्ट टाइम जब वो टीका लगाने के लिए आए तो उस कार्ड को साथ लेकर आएँ, या फिर कहीं पर भी टीका लगाएं तो वहाँ पर हेल्थ वर्कर को पता हो कि इनका पीछे कौन कौन सा टीका लग गया है, कौन सा रह गया है। तो उस सब की प्रॉपर जानकारी उसको कार्ड में मेंशन करना और उसको प्रॉपर तरीके से फिल करना, ये भी हमारे हेल्थ वर्कर का ही कार्य होता है। इसके बाद देखिए, बात करेंगे कोल्ड चेन का महत्व के बारे में, इम्पोर्टेंस ऑफ कोल्ड चेन। तो टीके को प्रभावी बनाए रखने के लिए उन्हें एक निश्चित तापमान पर रखा जाता है। यह तापमान आमतौर पर 2 डिग्री सेल्सियस से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। कोल्ड चेन के मुख्य उपकरण जो होते हैं वो आपके ILR, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर जिसे कहते हैं, डीप फ्रीजर, वैक्सीन कैरियर और कोल्ड बॉक्स होते हैं। तो इस सब के बारे में हम पहले वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं, आप पहले वीडियो रेफ़र कर सकते हैं। तो ये क्या होता है कि कोल्ड चेन का रखरखाव का मतलब होता है कि जो आपकी वैक्सीन है, जो आपकी मेडिसिन है, जो आप बच्चों को लगाते हैं कम्युनिटी में, उसको सही तरीके से रखना कि वो ख़राब ना हो। ठीक है, तो उसको सही तरीके से रखना मतलब उसको बहुत ज़्यादा लाइट में या बहुत ज़्यादा गर्म प्लेस में नहीं रखना है। तो उसको, उसके मॉलिक्यूल्स को बचाने के लिए हमें ILR, फ्रीज और आइस पैक की ज़रूरत होती है। उससे ही हम ये सब मेंटेन कर सकते हैं, जैसे डीप फ्रीजर हुआ, वैक्सीन कैरियर हुआ, कोल्ड बॉक्स हुआ या आपका रेफ्रिजरेटर हुआ। तो इन सब की ज़रूरत आपको जो है वो ज़रूरत पड़ती है आपके वैक्सीन को मैनेज करने के लिए, वैक्सीन को सही रखने के लिए, दवाई को ब्रेक डाउन होने से बचाने के लिए आप इन सारी चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, बात करेंगे टीकाकरण के बाद होने वाले सामान्य प्रभाव के बारे में, माइनर साइड इफ़ेक्ट आफ्टर इम्यूनाइजेशन, मतलब आपका इंजेक्शन लगाने के बाद कौन कौन सी परेशानियां हो सकती हैं बच्चे में। तो हल्का बुखार आ सकता है, इंजेक्शन स्थल पर सूजन या दर्द हो सकती है, हल्की लालिमा या कमजोरी आ सकती है, ये सामान्य है और 1-2 दिन में ये अपने आप ठीक हो जाती है। ये भी हेल्थ वर्कर को कम्युनिटी में बताना है कि ऐसी कोई भी प्रॉब्लम अगर बच्चे के साथ आ रही है तो वो एक अच्छा साइन होता है और इसका मतलब होता है कि वैक्सीन अंदर गई है और उसने अपना असर दिखाना स्टार्ट किया है, वो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बना रही है। तो इससे घबराना नहीं है। उसके लिए आप कोई भी ट्रीटमेंट साइड में ले सकते हैं, जैसे सिकाई कर सकते हैं, पेन हो रहा है तो पेन किलर ले सकते हैं, बुखार हो रहा है तो आप पैरासीटामोल ले सकते हैं। इस तरीके से उसका ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं, बट इसमें कोई भी घबराने की बात नहीं होती। ये भी हमारे हेल्थ वर्कर को बताना होगा। इसके बाद हम बात करेंगे सामुदायिक स्तर पर लाभ, मतलब बेनिफिट्स ऑफ कम्युनिटी इम्यूनाइजेशन क्या होंगे, मतलब कम्युनिटी में इम्यूनाइजेशन करने के लाभ क्या होंगे, उनसे हमारी कम्युनिटी को क्या क्या लाभ मिल सकता है। तो समुदाय में संक्रामक रोगों का प्रसार रुकता है। ये सबसे पहला लाभ तो यही होगा कि समुदाय में संक्रामक रोगों का प्रसार जो है वो रुक जाएगा। इसके बाद बच्चों की मृत्यु दर कम हो जाएगी, माँ की मृत्यु दर कम हो जाएगी। माँ भी जो है वो क्या होगी कि उनकी डेथ कम होगी, क्योंकि उनको इन्फेक्शन लगने के चांसेस कम होंगे और बच्चे की भी डेथ होने की चांसेस कम होंगे। इसके बाद समाज में हर्ड इम्यूनिटी विकसित होगी।
ठीक है। इसके बाद स्वास्थ्य सेवाओं पर बोझ घटता है, स्वास्थ्य और उत्पादन समाज का निर्माण होता है। ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं कम्युनिटी को इम्यूनाइजेशन के। इसके बाद बात करेंगे इम्यूनिटी हजार्ड्स के बारे में। इम्यूनाइजेशन हजार्ड्स क्या होते हैं? तो अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो टीकाकरण इम्यूनाइजेशन एक अत्यंत प्रभावी और सुरक्षित सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय है जो अनेक घातक संक्रामक रोगों से बचाव करता है। फिर भी कभी कभी टीकाकरण के बाद कुछ जो अवांछित प्रतिक्रियाएं हैं, जिनको हम एडवर्स रिएक्शन कहते हैं, या खतरा उत्पन्न हो सकते हैं, उन प्रतिक्रियाओं को टीकाकरण के खतरे कहा जाता है। इनका कारण टीके की गुणवत्ता, व्यक्ति की शारीरिक स्थिति, गलत प्रशासन व स्वास्थ्य की कमी हो सकती है। मतलब हर्ड इम्यूनाइजेशन हजार्ड्स की बात करें तो इम्यूनाइजेशन करने के बाद होने वाले रिएक्शन या इम्यूनाइजेशन करने के बाद वैक्सीनेशन देने के बाद होने वाली प्रॉब्लम्स को हर्ड इम्यूनाइजेशन हजार्ड्स बोलते हैं। ये इम्यूनाइजेशन करने के बाद में किसी भी रूप में आ सकते हैं, जैसे कि रिएक्शन में आप बुखार आ सकता है, कमजोरी हो सकती है, आपका रैसेस हो सकते हैं, स्वेलिंग हो सकती है, व्यक्ति की शारीरिक स्थिति। इसका जो कारण होगा मेन वो जो होता है वो इस वजह से होता है कि टीके की गुणवत्ता अच्छी ना हो सकता है टीका जो आपने लगाया है वो अच्छी क्वालिटी का ना हो, जिसको आपने लगाया है उसकी तबीयत पहले से ही किसी इन्फेक्शन से जो है उसको पहले से ही कोई इन्फेक्शन हो। इसके बाद जो उसकी गलत प्रशासन, मतलब आपने टीके को गलत तरीके से लगाया हो, आपने जो रूट डिसाइड किया है टीका लगाने का वो गलत लगाया हो, तो इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। इसके बाद देखिए इसके डेफिनेशन की बात करें तो जब किसी व्यक्ति को टीका देने के बाद कोई हानिकारक प्रतिक्रिया, एडवर्स इफेक्ट या बीमारी उत्पन्न हो जाती है तो उसे टीकाकरण का खतरा इम्यूनाइजेशन हजार्ड्स कहा जाता है। मतलब टीका लगने से अगर किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट होती है उसी को हम इम्यूनाइजेशन हजार्ड्स कहते हैं। ये इसका डेफिनेशन होता है। इसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इम्यूनाइजेशन हजार्ड्स के बारे में, कौन कौन से टाइप होते हैं। तो देखिए सामान्यतः माइनर खतरे की बात करेंगे तो ये हल्के और अस्थायी होते हैं जो कुछ समय से अपने आप ठीक हो जाते हैं, कुछ समय के अंदर ही अपने आप सही हो जाते हैं। उनके लिए हमें किसी भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जैसे कि हल्का बुखार होना, इंजेक्शन के स्थान पर दर्द होना, लालिमा होना, बेचैनी होना, कमजोरी होना, सिर दर्द या भूख नहीं लगना। ये कुछ सामान्य लक्षण होते हैं जो टीका लगाने की वजह से कई बार उत्पन्न हो जाते हैं और ये अपने आप ही खुद ही थोड़े टाइम में सही होने के हो जाते हैं और इनसे पेशेंट को या बच्चे को या माँ को कोई भी रिएक्शन होने का या कोई भी गलत डिसऑर्डर होने का खतरा नहीं होता है। तो ये कुछ कॉमन टाइप्स के हजार्ड्स हैं जो कि बच्चों और माँ में हो सकते हैं वैक्सीनेशन लगाने के बाद। इसके बाद देखिए जैसे गंभीर सीवियर खतरे ये कम ही देखने को मिलते हैं, लेकिन तत्काल चिकित्सक सहायता की आवश्यकता से होती है और वो अगर पेशेंट को तुरंत ही मेडिकल ट्रीटमेंट मिल जाए या मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाए तो उससे ये काफ़ी हद तक ठीक हो जाते हैं, जैसे कि तेज़ बुखार होना, मिर्गी के झटके आना, कन्वल्जन होना, एलर्जिक रिएक्शन होना, सांस लेने में कठिनाई होना या बेहोशी होना या शॉक लगना। ठीक है, ये सारे जो होते हैं रिएक्शंस, इनको हम तत्काल ही मेडिकल ट्रीटमेंट के थ्रू जो है वो कवर कर लेते हैं और इनका ट्रीटमेंट तुरंत ही हो जाता है और पेशेंट को एकदम से इससे आराम मिल जाता है। तो ये कुछ ऐसे रिएक्शन हैं जो बहुत तेज़ी से होते हैं और जान भी ले सकते हैं अगर इनको टाइम से ट्रीटमेंट ना मिले। तो ये रिएक्शन जो है इस तरीके से काम करते हैं। इसके बाद देखिए कुछ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती हैं जो जीवन घातक खतरे होते हैं, वो होंगे आपके, ये अत्यंत दुर्लभ होते हैं परंतु जानलेवा भी हो सकते हैं। मतलब ये बहुत कमी से होते हैं, बहुत कम लोगों को होते हैं, लेकिन ये होते हैं तो जान भी ले सकते हैं, बहुत ही खतरनाक होते हैं। जैसे कि एनाफाइलैक्टिक शॉक हुआ, यह गंभीर एलर्जिक रिएक्शन है जो तुरंत होता है। टॉक्सिक शॉक हुआ, सेप्सिस हुआ, इन्फेक्शन ड्यू टू द अनस्टेराइल नीड्स। तो आपने अगर टीका अच्छे से नहीं लगाया है, आपने ओवरडोज लगा दिया है या फिर आपने निडल अच्छी तरीके से साफ़ नहीं की है या आपको पहले से कोई बीमारी है और आपने उस बीमारी में इंजेक्शन लगा दिया, पेशेंट को फ़ीवर आ रहा था, आपने फ़ीवर में उसको इम्यूनाइजेशन कर दिया, तो ये सारी कंडीशंस तब पैदा होती हैं जब पहले से ही जो व्यक्ति है वो बीमार हो या फिर आपका जो मेडिसिन है वो ख़राब हो या फिर आप जिसके थ्रू मेडिसिन लगा रहे हैं, जैसे इंजेक्शन हुआ, IV हुआ, जिसके थ्रू आप लगा रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम हो, तो ये सारे रिएक्शंस होने के चांसेस होते हैं। ऐसे में आपको पेशेंट को तुरंत ही मेडिकल सुविधा उपलब्ध करानी है और पेशेंट की जान को बचा सकते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक पेशेंट की जान को नहीं भी बच पाती है। ये इसमें जो है एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बनी हुई रहती है।
इसके बाद हम बात करेंगे टीके से संबंधित कारण, मतलब कॉजेज़ क्या होंगे। तो कॉजेज़ की बात करेंगे तो ख़राब या समाप्त हो चुका हुआ टीका। अगर आपका टीका ख़राब है, सही नहीं है, उसकी डेट एक्सपायरी हो गई है, वो सही से काम नहीं कर रहा है, तो ये इसका कॉज हो सकता है। गलत तापमान में टीके का भंडारण, अगर आपने उसका कोल्ड चेन मेंटेन नहीं किया है, आप उसका टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया है और उसके मॉलिक्यूल्स जो ब्रेक हो गए हैं, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। टीके में मौजूद घटकों में एलर्जी, अगर टीका आपका इन्फेक्टेड है, टॉक्सिक है, आपने ओवरडोज दे दिया है, तो ये भी इसका कारण हो सकते हैं। तो ये कुछ मेन हजार्ड्स हैं जो टीके में देखने को मिलते हैं। और क्या होंगे, और सेकंड होगा आपका प्रशासन से संबंधित कारण, एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड कॉज। तो गलत इंजेक्शन तकनीक यूज़ करना, गलत स्थान पर इंजेक्शन देना, दूषित सुई या सिरिंज का प्रयोग करना, ये भी कुछ मेन रीज़न होते हैं जिससे कि पेशेंट को या बच्चे को या माँ को कई बार रिएक्शन होने का खतरा रहता है। तो ये भी आपके मेन रीज़न है। इसके बाद है होस्ट रिलेटेड कॉजेज़। ठीक है, व्यक्ति को संबंधित कारण क्या हो सकते हैं, व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होना, किसी रोग से पीड़ित होना, एलर्जिक प्रवृत्ति या प्रतिरक्षा प्रणाली की असामान्यता होना। तो ये भी रीज़न है आपके जो है वो रिएक्शंस होने के, इम्यूनाइजेशन के बाद आपके रिएक्शन हो सकते हैं इसकी वजह से भी। तो ये भी कुछ आपके मेन रीज़न रहेंगे, जैसे कि होस्ट रिलेटेड हुआ, आपका एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड हुआ, आपने इंजेक्शन को गलत तरीके से लगा दिया, गलत सिरिंज से लगा दिया, गलत जगह पर लगा दिया। इसके बाद होस्ट मतलब आपके व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी नहीं थी। इसके बाद किसी रोग से पीड़ित व्यक्ति था और आपने पीड़ित व्यक्ति को ही इम्यूनाइजेशन कर दिया। तो ये ऐसे भी कुछ कारण होते हैं जिनकी वजह से पेशेंट को शॉक लगता है या फिर पेशेंट को एलर्जिक रिएक्शंस लाइफ थ्रेटनिंग वाली बन जाती हैं। इसके बाद देखिए कुछ अदर कॉजेज़ भी होते हैं, अन्य कारण भी होते हैं, जैसे गलत खुराक देना, टीके के बाद उचित निगरानी का अभाव होना, टीकाकरण के तुरंत बाद अत्यधिक शारीरिक परिश्रम करना। तो ये भी कुछ रीज़न है जिसकी वजह से कई बार जो है वो टीका जो है अपना इफ़ेक्ट कर दिखा देता है और किसी भी प्रकार की रिएक्शंस को क्रिएट कर देता है। तो आपको क्या करना है, कोई भी गलत टीका नहीं लगाना है, गलत खुराक नहीं देनी है, ओवरडोज नहीं देना है, या फिर जिसका कोल्ड चेन मेंटेन ना हो ऐसा कोई भी मेडिसिन वहाँ पे नहीं लगाना है। टीके के बाद आपको 2 घंटे या 15 या 20 मिनट तक पेशेंट को ऑब्जर्वेशन में रखना है, उसके बाद ही आपको घर पे उसको भेजना है। तुरंत टीकाकरण करने के बाद बहुत ज़्यादा काम करने के लिए, अवॉइड करने के लिए बोलना है। अगर आप बच्चे को टीका लगा रहे हैं तो उसको आधा घंटा पहले से और आधा घंटा बाद तक कुछ भी ओरली नहीं खिलाना है। इस चीज़ का भी आपको एडवाइस कम्युनिटी में करना है एज ए हेल्थ वर्कर। इसके बाद देखिए बात करेंगे प्रिवेंशन के बारे में। तो प्रिवेंशन की जब बात करेंगे, केवल प्रशिक्षण स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा ही टीकाकरण करवाना है। मतलब जिसने इसकी डिग्री ली है, जिसने इसके बारे में पढ़ाई की है, जिसको इसके बेनिफिट्स के बारे में पता है, इसके कॉजेज़ के बारे में पता है, इसके प्रिवेंशन के बारे में पता है और इसने पहले से ही इस पर प्रैक्टिस की हुई है, ये काम किया हुआ है, वैक्सीनेशन के कोल्ड चेन के मेंटेन कैसे किया जाता है इस बारे में जानता है, ऐसे ही व्यक्ति से आपको टीकाकरण करवाना है। किसी भी नॉन मेडिको वाले व्यक्ति से टीकाकरण नहीं करवाना है, नहीं तो आपको कोई भी रिएक्शन हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद सभी टीकों को निर्धारित तापमान पर ही रखना चाहिए, मतलब 2 डिग्री से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही उसकी कोल्ड चेन जो है वो मेंटेन होनी चाहिए। और तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप जो भी टीकाकरण करने जा रहे हैं, जो भी वैक्सीन पेशेंट को लगाने जा रहे हैं, उसका कोल्ड चेन जो है वो मेंटेन है या नहीं है। इसके बाद सुई और सिरिंज हमेशा स्टेराइल और एकल उपयोग की होनी चाहिए, मतलब सिंगल यूज होना चाहिए। एक बार आपने पेशेंट को लगा दिया, उसके बाद आपको उसको डिस्कार्ड करना है। दोबारा सेम सुई किसी भी पेशेंट के लिए दोबारा यूज़ नहीं करना है। 1 टाइम सिरिंज यूज़ करना है एंड यूज़ करके उसको थ्रो करना है। तो 1 पेशेंट 1 इंजेक्शन 1 सुई, इस तरीके से आपको वहाँ पे रूटीन बनाना है। इसके बाद टीकाकरण से पहले व्यक्ति का स्वास्थ्य परीक्षण करना है, मतलब उसको फीवर तो नहीं है, किसी प्रकार का इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई मेडिसिन तो उसने नहीं ली है। तो इस तरीके से आपको पहले पेशेंट का परीक्षण भी करना है। इसके बाद आप देखेंगे कि एलर्जी व गंभीर बीमारी वाले व्यक्ति को उचित सलाह के बाद ही टीका देना चाहिए। जिस व्यक्ति को किसी भी मेडिसिन से पहले से एलर्जी होती है या कुछ खाने से एलर्जी होती है, तो ऐसे पेशेंट को आपको पहले ही अवेयर करना है कि जब आपको पहले से एलर्जिक रिएक्शन की प्रॉब्लम हो रखी है तो हो सकता है इसको लगाने से भी हो जाए। तो उसको क्या क्या प्रिकॉशन वहाँ पे लेने हैं और उसको आपको स्पेशली 1 घंटा या 2 घंटा ऑब्जर्वेशन में रखना है वैक्सीनेशन देने के बाद। इसके बाद टीकाकरण के बाद 30 मिनट तक व्यक्ति को निगरानी में रखना है और जिस सुई से आप टीकाकरण लगा रहे हैं, कर रहे हैं, वो सुई भी आपकी स्टेराइल होनी चाहिए, उस पर भी किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान भी आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा।
इसके बाद देखिए बात करेंगे प्रिकॉशन वाइल गिविंग वैक्सीन, क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए जब आप वैक्सीन लगा रहे हैं। तो टीकाकरण वैक्सीनेशन का एक नाजुक और महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यदि इससे सही तरीके से और आवश्यक सावधानियों के साथ में किया जाए तो यह व्यक्ति और समाज दोनों को गंभीर बीमारी से बचा सकता है। टीका लगाते समय कुछ बुनियादी सावधानियाँ रखना बहुत आवश्यक है ताकि किसी प्रकार की प्रतिकूल प्रतिक्रिया एडवर्स रिएक्शन का या संक्रमण से बचा जा सके। तो टीकाकरण क्या है, बेसिकली प्रिकॉशन क्या होंगे, तो टीकाकरण से गंभीर बीमारियों से बचाव किया जा सकता है, इम्यूनिटी को बूस्ट किया जा सकता है लेकिन आपको ये पहले देखना है कि जो आप टीका लगा रहे हैं वो प्रॉपर प्रिकॉशन के साथ में है या नहीं, आपके पास वो सारे लॉजिस्टिक्स जो हैं वो अवेलेबल हैं जो टीका लगाने में यूज होती हैं या नहीं है। जैसे अल्कोहल स्वैब हो गया और आपका कोल्ड चेन मेंटेनेंस हो गया, आपको आइस क्यूब्स हो गए, इसके बाद आपको कोल्ड बॉक्स हो गया और वैक्सीन की एक्सपायरी डेट हो गई, पेशेंट का साइट हो गया, साइट को क्लीन प्रॉपरली किया है या नहीं किया है, ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता होना चाहिए और पेशेंट को लगाने से पहले ये सारी चीज़ें आपको चेक करना चाहिए। और इससे पहले आपको चेक करना है पेशेंट की हेल्थ, उसको किसी प्रकार की बीमारी तो नहीं है, वो कोई मेडिसिन तो नहीं ले रहा है, उसको फीवर तो नहीं है। तो ऐसे लोगों को किसी भी प्रकार का जो इन्फेक्शन है या फिर किसी भी प्रकार का एडवर्स रिएक्शन जो है वो बहुत जल्दी से होता है, तो ये भी आपको यहाँ पे चेक करना होगा। इसके बाद देखिए बात करेंगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इम्यूनाइजेशन हजार्ड्स के बारे में, टीकाकरण खतरे के परिणाम क्या होंगे। तो व्यक्ति में टीके के प्रति भय उत्पन्न हो सकता है, समुदाय में अफवाहें फैल सकती हैं, टीकाकरण कार्यक्रम पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, कुछ मामलों में जीवन के लिए खतरा बन सकता है। तो बेसिकली क्या होता है कि टीकाकरण जो है वो गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट कराती है और टीकाकरण को गांव एरिया में या अनएजुकेटेड लोगों के साथ में बैठ के उनको समझाने में या उनसे कराने में हमारे हेल्थ वर्कर को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं स्टार्टिंग में डिनाई कर देते हैं, मना कर देते हैं टीका लगवाने के लिए। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि वो लोगों को जानकारी नहीं होती है प्रॉपर या नॉलेज नहीं होती है, उन्हें ऐसा लगता है कि अगर पेशेंट को टीका लगा है और उससे फीवर आ गया तो ये इस टीके की वजह से इसको फीवर आया है, जो कि एक गलत चीज़ है। लेकिन मेडिकल साइंस में वो चीज़ एक गुड साइन होता है कि टीके ने अपना असर दिखाया है, टीके ने अपनी इम्यूनिटी को जो है वो डेवलप किया है, ये उसका गुड साइन होता है। तो इसके लिए जो है वो अच्छा टीका माना जाता है। तो इस चीज़ को कम्युनिटी में बताना समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है और ऐसे में अगर किसी आपके प्रिकॉशन ना लेने की वजह से किसी भी पेशेंट के साथ में किसी भी प्रकार का रिएक्शन होता है या कोई गलत चीज़ होती है या फीवर आता है या एलर्जी होती है, तो इसका गलत प्रभाव जो है हमारी कम्युनिटी में जाता है, गलत मैसेज हमारी कम्युनिटी में जाता है, जिसकी वजह से बाकी के जो लोग हैं वो भी टीका लगवाने के लिए मना करने लगते हैं या डिनाई करने लगते हैं। तो इसलिए आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है कि जब आप ये सारी चीज़ें करने जाएं तो पेशेंट को किसी भी प्रकार का रिएक्शन ना हो, और अगर किसी को कोई रिएक्शन हो रहा है तो उसका कॉज आपको पता हो कि वो किस वजह से हुआ है, ताकि आप दूसरे लोगों को उसके बारे में बता सकें और समझा सकें। इसके बाद देखिए बात करेंगे रोगी का स्वास्थ्य परीक्षण कैसे करेंगे, असेसमेंट द हेल्थ कंडीशन। तो टीकाकरण लगाने से पहले बच्चे या व्यक्ति का सामान्य स्वास्थ्य हाल देखना है, आपको करना है। यदि उसे बुखार, संक्रमण या त्वचा पर फोड़े हैं तो टीका स्थगित करना है, मतलब उसको किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है, फीवर हो रहा है, एलर्जी हो रही है, दाने हो रहे हैं, पस हो रहा है, तो इस कंडीशन में आपको पेशेंट को टीका नहीं लगाना है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद टीके की जांच करना है, चेक द वैक्सीन करना है, टीके की एक्सपायरी डेट आपको चेक करनी है, बोतल या वायरल टूटी फूटी तो नहीं है, दूषित तो नहीं है, एक्सपायर तो नहीं है, इसको आपको चेक करना है। टीके में रंग का द्रव का परिवर्तन तो नहीं है, मतलब टीके के जो द्रव है, जो पानी है, उसका रंग तो नहीं बदल गया है, वायल का कलर तो नहीं बदल गया है, इन सारी चीज़ों का आपको देखभाल करनी है। उसके बाद कोल्ड चेन की जाँच करना है, चेक कोल्ड चेन, सभी टीके आपके जो है वो कोल्ड चेन में मेनटेन है या नहीं है, 2 डिग्री से लेके 8 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन बना हुआ है या नहीं बना हुआ, ज़्यादा लाइट वाले प्लेस पे तो नहीं रखे हुए हैं, सनलाइट में तो नहीं रखे हुए हैं, इस चीज़ की आपको जांच करनी है। इसके बाद टीका लगाने से पहले सुनिश्चित करना है कि वह सही तापमान पर है या नहीं है, तो इस चीज़ की भी आपको जांच करनी है। इसके बाद देखिए सेलेक्ट करेक्ट वैक्सीन एंड डोज, सही टीका और खुराक चुनना है आपको। प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आयु के अनुसार उचित टीका दें।
ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप 0 डोज दे रहे हैं बच्चे को और वो उसका बर्थ हुआ है, लो बर्थ वेट बेबी है, तो आप उसको 1 mg का विटामिन के लगा देंगे। नहीं, जो डोज डिसाइड है गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग वही आपको यहाँ पे लगानी है। खुराक डोजेस की सही मात्रा होनी चाहिए, ना ज़्यादा आपको ओवरडोज देना है, ना ही आपको कम देना है, आपको बराबर से देना है। इसके बाद सामग्री की स्वच्छता, मेंटेन स्टेरिलिटी, केवल स्टेराइल सुई और सिरिंज का प्रयोग करें। एक सुई का पुनः उपयोग कभी ना करें। हाथों से साबुन से धोएं या सैनिटाइज करें, ये आपको ध्यान रखना है। स्पेशल इम्यूनाइजेशन ड्राइव्स एंड प्रोग्राम्स क्या होंगे, इस बात पर आपको ध्यान देना है। तो देखिए, इसकी परिभाषा की बात करें तो भारत जैसे विशाल देश में सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं तक टीकाकरण सेवाएं पहुंचाना एक बड़ी चुनौती है। इसलिए सरकार द्वारा समय समय पर विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जाता है, जैसे कि आपका नेशनल प्रोग्राम हुए चलाए जाते हैं, ताकि कोई भी बच्चा या महिला बिना टीकाकरण के ना रह जाए। अभियान स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी और सामुदायिक सहभागिताओं के माध्यम से संचालित किए जाते हैं। मतलब भारत एक बहुत बड़ा देश है जिसकी जनसंख्या 125 करोड़ से भी ज़्यादा है, तो इसमें टीकाकरण करना बहुत आसान काम नहीं है। तो जो बच्चे रह जाते हैं या जो बच्चे टीका नहीं ले पाते हैं, उनके लिए विशेष कुछ प्रोग्राम चलाती है सरकार, जिसकी वजह से वो प्रोग्राम के हेल्प से जो बच्चे छूट गए हैं टीकाकरण के लिए या जिन्होंने टीका नहीं कराया है, तो उनको भी प्रॉपर टीका करा दिया जाता है। तो उसके लिए सरकार जो है वो प्रोग्राम चलाती है और उन प्रोग्राम के तहत वो टीके को, देखिए ये जो प्रोग्राम चलाए जाते हैं इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो सभी बच्चे और गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण के तहत लाना, मतलब सारी ही महिलाओं को, बच्चों को टीकाकरण लग जाए, हो जाए प्रॉपर तरीके से, इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। टीकाकरण कवरेज को बढ़ाना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास टीकाकरण जो है अभियान पहुंच जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग या कंप्लीट लोग जो है उसमें इन्वॉल्व हो जाएं, इस चीज़ का ध्यान में रख के ये प्रोग्राम जो है चलाया जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव है संक्रामक रोगों से प्रसार को रोकना, कोई भी संक्रामक रोग इन्फेक्शन जो है कम्युनिटी में ज़्यादा देर तक ना फैले या ज़्यादा लोगों को ना लगे, उससे प्रिवेंट करना। इसके बाद रोगों के उन्मूलन, इरेडिकेशन और नियंत्रण कंट्रोल में सहायता करना, दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण सेवाएं पहुंचाना। ये इसके कुछ मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रीच एरिया हम कवर कर लें, कोई भी इंडिया में जो है इसके टीका लगने से छूट ना जाए, रह ना जाए। इसके बाद किसी भी बीमारी को हम जड़ से ख़त्म कर लें, ये हमारे कुछ मेन ऑब्जेक्टिव रहते हैं टीकाकरण के। आपके जो प्रोग्राम चलाए जाते हैं उनकी हेल्प से हम ये सारी चीज़ें कवर करने के लिए कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रोग्राम जो होता है वो पल्स पोलियो प्रोग्राम है, जो आरंभ हुआ था, जो शुरू हुआ था 1995 में। इसका जो ऑब्जेक्टिव था, उद्देश्य था, भारत को पोलियो मुक्त बनाना, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। ये WHO ने बनाया था। तो ये प्रोग्राम जो है भारत में पूरे वर्ष में चलता है और ये प्रोग्राम टाइम पे जो है वो नेशनल प्रोग्राम में ऐड होता है। इसके बाद ये पोलियो प्रोग्राम की वजह से हमारा देश पोलियो मुक्त होने में हेल्प मिली है। बहुत सारे पहले पोलियो के केस होते थे जो अभी बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं इस प्रोग्राम के चलते। मिशन इंद्रधनुष चलता है, मिशन पोलियो चलता है, जिसमें आपको 2 ड्रॉप पिलाई जाती हैं पोलियो की, जन्म के टाइम पे भी पिलाई जाती हैं। ये सब हेल्प करता है हमारा पोलियो को इरेडिकेट करने में। इसकी मुख्य विशेषताएं की बात करें तो सभी 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को ओरल पोलियो की वैक्सीन दी जाती है। 2 बूंद जिंदगी की स्लोगन के माध्यम से जन जागरूकता बढ़ाई गई है। घर घर जाकर बच्चों को टीका देने की व्यवस्था की जाती है। इसका जो परिणाम है, रिजल्ट है, वो 2014 में भारत की विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा पोलियो मुक्त देश घोषित किया गया है। मतलब 1995 से हमने ये प्रोग्राम चलाया है और हमने देखा कि 2014 में हमारा देश कम्प्लीटली पोलियो मुक्त हो गया था। मतलब हमारे देश के हर एक बंदे के अंदर, हर एक बच्चे के अंदर पोलियो की दवाई पहुंच चुकी थी और अब हमारे देश में एक भी पोलियो का केस देखने को नहीं मिलता है। ये सारी जो सॉल्यूशन निकला है वो आपके प्रोग्राम चलाने की वजह से और पोलियो चलाने की वजह से, WHO की हेल्प से ये इरेडिकेशन जो हुआ है हमारे देश में पोलियो का, ये WHO की हेल्प से हो पाया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। पहला प्रोग्राम आपका पोलियो प्रोग्राम रहा है। इसके बाद देखिए सेकंड जो चला है वो मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष जो है वो आरंभ हुआ था 25 दिसंबर 2014 में, 25 दिसंबर 2014। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो सभी बच्चों को 0 से लेकर 2 वर्ष तक और गर्भवती महिलाओं को संपूर्ण टीकाकरण देना है। तो मिशन इंद्रधनुष जो होता है उसमें पूरे जो प्रेगनेंसी है उसमें 0 से 2 वर्ष तक के बच्चों को और गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण करना होता है।
इसके बाद उन बच्चों तक पहुंचाना जो किसी कारण से नियमित टीकाकरण से छूट गए हैं। मतलब टीकाकरण तो गवर्नमेंट कराती ही है, लेकिन किसी वजह से अगर उन्होंने गवर्नमेंट के शेड्यूल के अकॉर्डिंग टीकाकरण नहीं कराया है तो उसके लिए मिशन इंद्रधनुष चलाया जाता है, जिसमें माँ हो या बच्चे हों, सभी को, जो बच्चे टीका नहीं ले पाए हैं, जो माएँ टीका नहीं ले पाए हैं, तो मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत उन बच्चों को ये सेवा प्रोवाइड कराई जाती है। इसकी देखिए मुख्य विशेषता जो है वो 7 घातक रोगों के विरुद्ध टीके प्रदान करना है जो मिशन इंद्रधनुष में होते हैं। डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी। प्रत्येक ज़िले में विशेष अभियान चलाया जाता है। तो इसका जो मेन जो इसका मोटिव रहता है वो 7 बीमारियों के ऊपर मिशन इंद्रधनुष में टीके लगाए जाते हैं उन लोगों को जिन्होंने रूटीन बेसिस पे टीकों का जो है वो टीका नहीं लिया है, उन लोगों को इसके तहत टीके लगाए जाते हैं। इसके बाद देखिए बात करेंगे इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष IMI। ठीक है, ये होता है इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष। इसके अंतर्गत ये जो आरंभ हुआ था, ये जो शुरू हुआ था 2017 में शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य था 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण कवरेज करना, 90% लोगों तक टीके की सुविधा पहुंचाना और 90% पॉपुलेशन को कवर करना। ये इसका मेन उद्देश्य था IMI का। इसका मुख्य विशेषता जो थी वो विशेष रूप से कमज़ोर, शहरी, झुग्गी वाले, पहाड़ी एरियो पे, आदिवासी क्षेत्र में लोगों को टीकाकरण का लाभ पहुंचाना इसका मेन उद्देश्य था, मेन ऑब्जेक्टिव था। स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा घर घर जाकर टीकाकरण की सुविधा दी गई थी। इसका जो नारा था वो था हर बच्चा हर माँ पूरी तरह टीकाकृत। ठीक है, ये इसका स्लोगन था, हर बच्चा हर माँ पूरी तरह टीकाकृत। इसके बाद देखिए जापानी एन्सेफेलाइटिस टीकाकरण अभियान चला था। ये इसका जो उद्देश्य था जापानी एन्सेफेलाइटिस कैंपेनिंग का, इसका जो उद्देश्य था, ऑब्जेक्टिव था, वो था जापानी एन्सेफेलाइटिस से प्रभावित क्षेत्रों में 1 से 15 वर्ष तक के बच्चों को टीका लगाना। ये इसका मेन उद्देश्य था। क्षेत्र इसमें जो थे वो मुख्यतः उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु को शामिल किया गया था। मतलब जहाँ पे जापानीज एन्सेफेलाइटिस कैंपेनिंग चलाया गया था, क्योंकि इन वाले क्षेत्रों में ऐसे फीवर के केसेस सबसे ज़्यादा देखे गए थे और इसका उद्देश्य जो था वो 1 से 15 वर्ष तक के बच्चों को टारगेट करना था। इसके बाद देखिए राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम UIP, ये वर्ष में स्टार्ट हुआ था 1985 में। उद्देश्य था इसका सभी शिशुओं और गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क टीके उपलब्ध करवाना। मुख्य टीके जो इसमें शामिल किए गए थे वो BCG, DPT, OPV, मीजल्स, हेपेटाइटिस B, HIV और TT के टीके शामिल किए गए थे जो UIP के अंदर आते थे, मतलब यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर आते थे। इतने टीके गवर्नमेंट की तरफ से जनता को बिल्कुल फ्री लगाए जाते थे। संचालन जो इसका किया था वो PSC सब सेंटर के माध्यम से और आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से लोगों में, कम्युनिटी में पहुंचाने का संचालन इसमें हुआ था। मतलब आंगनवाड़ी केंद्र जो होते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो होते हैं, सब सेंटर होते हैं, इनके माध्यम से इन टीकों की सेवाएं कम्युनिटी में दी जाने लगी थी या दी जाती हैं। इसके बाद देखिए विशेष टीकाकरण सप्ताह, स्पेशल इम्यूनाइजेशन वीक जो है वो चलाया जाता है। स्पेशल इम्यूनाइजेशन वीक चलाया जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव जो रहता है वो पिछड़े और छूटे हुए बच्चों का टीकाकरण करना। इसकी जो विशेषता है वो टीकाकरण सप्ताह के दौरान समुदाय में व्यापक जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते हैं, घर घर जाकर टीकाकरण सुनिश्चित किया जाता है। ये इसकी मेन विशेषताएं रहती हैं। ठीक है, एक ही प्रोग्राम चलाया जाता है, स्पेशल इम्यूनाइजेशन वीक। इसके बाद देखिए 7th में आएगा आपका कोविड-19 टीकाकरण, कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव। ये आरंभ हुआ था 2021 में, जनवरी में। ठीक है, 2021 में ये स्टार्ट हुआ था। इसका उद्देश्य था, इसका ऑब्जेक्टिव जो था, सभी नागरिकों को कोरोना वायरस से बचाव हेतु टीका लगाना इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। मुख्य टीके कोविशील्ड, कोविड वैक्सीन और स्पुतनिक VI जो है इसके मुख्य वैक्सीन थी जो हमारी कम्युनिटी में लगाई गई थी। इसका जो परिणाम था, विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान बनाया गया था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से स्प्रेड हो रहा था और इससे बहुत ज़्यादा लोगों को अफेक्ट हो रहा था और इसके सिम्टम बहुत ज़्यादा जो है वो सीरियस वाले आ रहे थे। तो उस चीज़ से प्रिवेंट करने के लिए ये अभी तक का सबसे ज़्यादा, विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण जो है वो घोषित हुआ है, या ये विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण के रूप में अभियान को चलाया गया था। इसके बाद देखिए विशेष टीकाकरण अभियान के लाभ, बेनिफिट्स ऑफ स्पेशल इम्यूनाइजेशन ड्राइव के क्या हुए। रोगों का उन्मूलन और नियंत्रण हो गया, मातृ और मृत्यु शिशु दर में कमी आ गई, जनसंख्या में सुधार हो गया, समुदाय में स्वास्थ्य जागरूकता में वृद्धि हुई, देश को रोग मुक्त बनाने की दिशा में योगदान मिला। ये इसके कुछ मेन बेनिफिट्स थे जो इम्यूनाइजेशन ड्राइव से हमें मिले। मतलब रोगों में जो है वो कमी आई, सीरियस रोग जो होते हैं और ज़्यादा सिम्टम जो होते हैं वो आने कम हो गए, मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर में गिरावट आने लगी। पहले जहाँ बहुत ज़्यादा
ज़्यादा लोग मरते थे, माँ और बच्चे की मौत सबसे ज़्यादा होती थी, वो अब नहीं होती है उतनी। उसमें बहुत बड़ी गिरावट आई है। जनसंख्या में सुधार आया, जन स्वास्थ्य में सुधार आया। मतलब जो आपकी जनसंख्या है वहाँ पे जो स्वास्थ्य प्रॉब्लम थी उनमें काफ़ी हद तक जो है हेल्प मिली। समुदाय में स्वास्थ्य जागरूकता में वृद्धि हो गई और देश को रोग मुक्त बनाने का अभियान जो है हमारा काफ़ी हद तक सफल हो गया। इसके बाद देखिए बात करेंगे रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट के बारे में। तो रिकॉर्ड और रिपोर्ट्स की बात करें तो टीकाकरण कार्यक्रम की जो सफलता है इस बात पर निर्भर करती है कि प्रत्येक टीका सही व्यक्ति को सही समय पर दिया जाए और उसकी सटीक जानकारी दर्ज की जाए, ताकि जो अभिलेख हैं, रिकॉर्ड्स हैं, जो रिपोर्ट्स हैं वो स्वास्थ्य सेवाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इनसे यह सुनिश्चित होता है कि कोई भी बच्चा या गर्भवती महिला टीकाकरण से वंचित ना रह जाए और कार्यक्रम का मूल्यांकन सही ढंग से किया जा सके। तो इसलिए रिकॉर्ड और रिपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि रिकॉर्ड और रिपोर्ट नहीं होगा तो हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि हमारी कितनी पॉपुलेशन कवर हुई है, कौन से एज की हुई है, कौन कौन से टीके ज़्यादा लगे हैं, कौन से कम लगे हैं। इन सब का रिकॉर्ड हमारे हेल्थ वर्कर्स ने कोई काम किया भी है या नहीं किया है, तो इन सब का जो रिकॉर्ड्स है वो रिपोर्ट पे और रिकॉर्ड के ऊपर डिपेंडेड होता है। अगर आपके पास रिकॉर्ड और रिपोर्ट रहेगा तो ये डाटा आप बहुत आसानी से ले सकते हैं और किसी के भी सामने आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये रिपोर्ट और रिकॉर्ड होना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। अगर किसी को किसी इंजेक्शन से रिएक्शन हुआ है, किसी इंजेक्शन से कोई परेशानी हुई है, किसी वैक्सीन से कोई परेशानी हुई है, ये रिकॉर्ड अगर हमारे पास होगा तो हम उसका फर्दर ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। अगर उसको कोई भी एडवर्स रिएक्शन हुआ है तो उसके लिए हमें पता होगा कि हमने उसको कौन सा वैक्सीन कहाँ पे कौन से रूट से दिया था, तो उसका हम इलाज करना हमारे लिए आसान हो जाता है। इसके बाद देखिए अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो वह संक्षिप्त विवरण है जो किसी निर्धारित अवधि जैसे साप्ताहिक, मासिक या वार्षिक में किए गए टीकाकरण कार्य की जानकारी देता है। यह अभिलेखों के आधार पर तैयार किया जाता है। तो ये क्या होगा कि ये किसी भी प्रकार की जो जानकारी है, साप्ताहिक में कितने लगे, मासिक में कितने लगे, कि कोई अभियान चल रहा है तो उसमें कितने लगे, आपने कोई काम किया है या नहीं किया, इन सब की जानकारी हमें रिकॉर्ड से मिलती है। और कौन से बच्चे को टीकाकरण हो गया है, कितना टीकाकरण हो गया है, कोई बच्चे ने एक टीका आपके पास लगवाया और बाकी के टीके उसने कहीं दूर जाके लगवाए हैं, तो फिर ऐसी कंडीशन में ये ऐसे भी हेल्प करेगा कि जो जिस भी हेल्थ वर्कर से वो आगे टीके लगवाएगा उसको आपके रिकॉर्ड देख के पता चल जाएगा कि कौन सा टीका उसको लगाना है, कौन सा टीका उसका छूट गया, कब लगाना है, कब नहीं लगाना। इन सब में भी आपको हेल्प मिल जाएगी। तो ये टाइप ऑफ इम्यूनाइजेशन होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो इंडिविजुअल इम्यूनाइजेशन कार्ड होगा आपका रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए। इसके बाद आपका इम्यूनाइजेशन रजिस्टर होता है रिकॉर्ड करने के लिए, रिपोर्ट बनाने के लिए। ये 2 रजिस्टर आपके होते हैं जिसके थ्रू आप रिपोर्ट और रिकॉर्ड को तैयार कर सकते हैं। अगर हम इंडिविजुअल इम्यूनाइजेशन कार्ड की बात करें तो प्रत्येक बच्चे या गर्भवती महिलाओं को दिया जाता है। इसमें टीके का नाम, तिथि, अगली खुराक की तारीख और स्वास्थ्यकर्मी या सहकर्मी का नाम लिखा हुआ होता है या हस्ताक्षर होते हैं। और जो हमारा इम्यूनाइजेशन रजिस्टर होता है उसमें सब सेंटर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ये सब जो है लिखा हुआ होता है, कहाँ पे वो बना है, कौन से उपकरण पर आपका टीका लगा है, और इसमें क्षेत्र में सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं का विवरण भी लिखा हुआ होता है। कौन से क्षेत्र में आपने वो टीका लगाया है, आपका विवरण क्या है, वहाँ के कितने बच्चों को लग चुका है, इन सब का रिकॉर्ड आपके जो आपकी एएनएम होती हैं, हेल्थ वर्कर होती हैं, उनके पास आपका इस वाले रजिस्टर में, इम्यूनाइजेशन रजिस्टर में सारा रिकॉर्ड जो है अवेलेबल होता है। नेक्स्ट रहेगा आपका टीका उपयोग रजिस्टर, ठीक है, वैक्सीन स्टॉक रजिस्टर। कितने टीके प्राप्त हुए, कितने टीके उपयोग हुए, कितने बच गए, इन सब की जानकारी आपके स्टॉक रजिस्टर में होगी। इससे टीकों की उपलब्धता और कोल्ड चेन की निगरानी की जा सकती है। मतलब वो कोल्ड चेन में मेंटेन रहा नहीं रहा, कितने टाइम तक बाहर रहा, कितने बचे हैं स्टॉक में, कितने यूज हो गए, इन सब की जानकारी आपको वैक्सीन स्टॉक रजिस्टर में मिलेगी। इसका बाद होता है आपका एडवर्स इफेक्ट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, AEFI रिकॉर्ड जिसे बोलते हैं। इसमें हम देखते हैं कि टीके के बाद होने वाले किसी भी प्रतिक्रिया या किसी भी एडवर्स इफेक्ट का प्रभाव की जानकारी इसमें दर्ज होती है। इसमें भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए ये रिकॉर्ड किया जाता है कि अगर किसी मेडिसिन से किसी बच्चे को या ज़्यादातर बच्चों को कोई रिएक्शन हुआ है तो उसको नोट करके उसके ऊपर फिर काम किया जाता है। इस तरीके से हमारे लिए एक तरीके से ये साइंटिफिक के लिए भी यूज होता है। इसके बाद देखिए कोल्ड चेन रिकॉर्ड।
वैक्सीन के तापमान, भंडारण और उपकरणों की जो स्थिति दर्ज की जाती है वो कोल्ड चेन रजिस्टर रिकॉर्ड में की जाती है। मृत्यु और रोग रजिस्टर मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी रजिस्टर होता है। टीकाकरण के बाद बीमारी की वजह से अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी जो रिकॉर्ड होगा उसमें मेंटेन होता है। उसका रीज़न, उसका डोज, उसको कौन सा टीका लगा था, किसकी वजह से उसे मृत्यु हुई या मृत्यु होने की वजह कुछ और थी, ये सब का रिकॉर्ड जो है आपका मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी रजिस्टर में रिकॉर्ड होता है। इसके बाद देखिए टाइप ऑफ रिपोर्ट्स। तो डेली रिपोर्ट होती है आपकी, एक वीकली रिपोर्ट होती है, एक मंथली रिपोर्ट होती है। डेली रिकॉर्ड में आप प्रत्येक टीकाकरण दिवस पर दिया जाता है, क्योंकि आपके एक हफ्ते में एक बार टीकाकरण दिवस होता है, उसमें आप डेली रिकॉर्ड देते हैं। इसमें उस दिन किए गए टीकाकरण की सभी जानकारी अवेलेबल होती है। वीकली रिपोर्ट आपकी होती है साप्ताहिक प्रतिवेदन। तो सप्ताह भर में किए गए कुल टीकाकरण की कार्य विवरण जो होगा वो आपके वीकली रिपोर्ट में होगा। मासिक रिपोर्ट, मंथली रिपोर्ट की बात करें तो एक महीने की अवधि में दिए गए टीकों का उपयोग की गई सामग्री और कवरेज का विवरण जो है आपका मासिक रिपोर्ट में अवेलेबल होगा। इसके बाद यह PSC CSC पर जिला स्वास्थ्य कार्यालय तक भेजा जाता है और ये जो है आपके 3 टाइप से रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन किया जाता है। इसके बाद देखिए आपका होता है वार्षिक रिपोर्ट, जिसको हम एनुअल रिपोर्ट कहते हैं। तो पूरे वर्ष के टीकाकरण की सफलता, असफलता और समस्याओं का संक्षिप्त विश्लेषण जो है वो आपके वार्षिक प्रतिवेदन में अवेलेबल होता है, मतलब एनुअल रिपोर्ट में अवेलेबल होता है। इसके बाद देखिए इम्पोर्टेंस ऑफ इम्यूनाइजेशन की अगर बात करें तो टीकाकरण कवरेज का सही आकलन होता है। छूटे हुए बच्चों और गर्भवती महिलाओं की पहचान की जा सकती है। वैक्सीन की आपूर्ति और स्टॉक की योजना बनाने में मदद मिल सकती है। दुष्प्रभाव और त्रुटियों की निगरानी की जा सकती है। उच्च अधिकारियों के कार्यक्रम की प्रगति की जानकारी मिलती है। भावी योजनाएं और नीति निर्माण में सहायता करती हैं। ये इसका इम्पोर्टेंस होता है किसका, आपके वैक्सीनेशन रजिस्टर का, रिपोर्ट का। ये सारा इसमें इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि किसी भी प्रकार की जानकारी लेनी हो तो आप और रिपोर्ट से आसानी से ले सकते हैं। इसके बाद देखिए बात करेंगे वर्कर्स इन मेंटेनेंस रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट के बारे में। स्वास्थ्यकर्मी की भूमिका क्या होती है, रोल ऑफ हेल्थ क्या होता है। तो सभी टीकों को लाभार्थी का सटीक विवरण दर्ज कराना, ये उसकी जिम्मेदारी होती है। टीकाकरण कार्ड सही तरीके से भरना और माता को देना। रजिस्टर के प्रतिदिन अद्यतन करना, मतलब प्रतिदिन रजिस्टर को चेक करना और उसको मेंटेन रखना। समय पर प्रतिवेदन तैयार करके उच्च केंद्र पर भेजना। अभिलेखों को सुरक्षित और व्यवस्थित रखना, ये मेन रोल ऑफ हेल्थ होती है, वर्कर की जिम्मेदारी होती है। तो ये मॉनिटरिंग और रिकॉर्ड का काम करती है। ये मॉनिटर और रिकॉर्ड करने के लिए उसको अपने सारे दस्तावेज जो हैं वो प्रॉपर्ली तैयार करने चाहिए। देखिए इसकी समरी की बात करें, अगर इसकी समरी की कंक्लूजन की बात करें तो अभिलेख और प्रतिवेदन किसी भी टीकाकरण कार्यक्रम की रीढ़ है। इसके माध्यम से न केवल कार्य की निगरानी होती है बल्कि योजनाओं की प्रभावशीलता का भी मूल्यांकन किया जा सकता है। सही सटीक टीका रिकॉर्ड रखने से यह सुनिश्चित होता है कि हर बच्चा और हर माँ टीका से लाभान्वित है और समाज एक स्वास्थ्य भविष्य की ओर बढ़ रहा है। तो ये हमें फ़ायदा मिल जाता है, कोई भी रिकॉर्ड हमें मिल जाता है, कोई भी रिपोर्ट हमें लेनी होती है, कोई जानकारी लेनी होती है, किसी मेडिसिन का क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, कोई दुष्प्रभाव तो नहीं हो रहा है, इन सब की जानकारी हमें रिपोर्ट से आसानी से मिल जाती है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं और लाइक कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।